जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। आप सभी को पता है आपका सीडीएस का एग्ज़ाम जो है अभी आने वाला है, ठीक है। लेस देन इवन 15 डेज़ आपके बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो सीडीएस 1 2026 के लिए आप सभी ने कितना प्रिपेयर कर लिया है, मुझे फटाफट आप लोग बताओ, ठीक है। कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, आपको किसी भी चीज़ में कोई भी हेल्प चाहिए है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @shruti399 पे। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है या कुछ भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि मैम जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन है हमें उनमें डाउट हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, ठीक है। जैसे कि आपके कोरोबरेट, कोइंसाइड, इस तरीके से मैंने 6-7 वर्ड्स लिखे हैं विद क्वेश्चन। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैम आप इन्हें एक्सप्लेन कर दो। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, सबसे पहले जो कोरोबरेट वर्ड है, अगर आप उसको देखोगे, पहले मैं मतलब बता देती हूँ आपको, देन हम PYQ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कि अगर आप कोरोबरेट वर्ड देखोगे, इसका मतलब होता है कंफर्म करना, कोई भी चीज़ प्रूफ करना कि भाई मतलब S1 स्टेटमेंट में एक बात बोली गई है और उसी के जो प्रूवन स्टेटमेंट है या पॉसिबल कोई भी न्यू रीज़न बेसिकली हम देते हुए बोलते हैं, कंफर्म करते हुए। हो सकता है हम इस नए रीज़न में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दें, ठीक है, लेकिन हम उस पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे तो उसको बोलते हैं कोरोबरेट, ठीक है। एग्जाम्पल से अभी मैं समझाऊंगी। कोइंसाइड मतलब होता है कि आपने अग्री किया है सेकंड स्टेटमेंट से, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात बोले उसका अग्रीमेंट सेकंड स्टेटमेंट में है, लेकिन आपने कोई एडिशनल या कोई नई थिंग, कोई भी चीज़ जो है ना आपने ऐड ऑन नहीं की। कोइंसाइड का मतलब भी होता है, देखो मैंने लिख भी दिया, एक के ऊपर एक, ठीक है, कि ये एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल टाइल्स रखी हुई है, घर में टाइल लगाते हैं ना, टाइल्स रखी है, आसान भाषा में समझ लो, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। सो दे आर को इंसाइडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। तो एक के ऊपर, अब उसमें आपने कुछ एडिशनल नहीं बताया है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन कोरोबरेट में कोई आप पॉसिबल रीज़न है कि आप नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। देन कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट का एग्जांपल नहीं लोगे, ऑल्दो वो सुनने में आपको ऑपोजिट लग रहा है कि ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट है, लेकिन उसको हम कॉन्ट्रास्ट में डालेंगे। यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल दिन रात, कि सुबह थी तो दिन था तो रात हो गई, फॉर ऐसे इस तरीके से। फादर मदर मतलब जैसे ऑपोजिट जेंडर, मेल फीमेल, समझ में आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट उसको बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट होता है जिसमें आप लोग जब अपने कपड़े सेलेक्ट करते हो तो ऐसा बोलता है कॉन्ट्रास्ट में कभी भी ये नहीं सुनोगे कि कॉन्ट्राडिक्ट कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट में कपड़े पहनने चाहिए। मतलब अगर आपने टॉप की जो है डार्क शेड पहनी है, शर्ट की डार्क शेड पहनी है, तो ट्राउजर की आप लाइट शेड पहनोगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन कलर पहना है तो नीचे बेज पैंट्स पहनोगे, इस तरीके से। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट करना, कि मतलब डिफरेंस होगा लेकिन वो ऐसे होगा कि वो मिल रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है। देन क्वालिफाई, क्वालिफाई करना मतलब होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब आपने एक चीज़ पे एक लिमिट लगा दी है, एक बार सेट कर दिया है, एक कंडीशन लगा दी है। मैंने लिखा भी अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे जिन बच्चों के अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, ठीक है, कि मान लो वो जो बच्चा है जो टॉप करेगा बोर्ड्स के एग्जाम में, वो तभी टॉप करेगा, वो टॉप करेगा लेकिन तभी करेगा अगर उसने अच्छे से मेहनत की होगी तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को बोलते हैं आपको पार्टी में लेके जाएंगे अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो, सो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाई, कि आप वो काम करोगे बट अप टू अ सर्टेन लिमिट के बाद। कोरिलेट मतलब होता है नॉर्मल कनेक्शन करना, कि S1 स्टेटमेंट का S2 से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है, अभी पढ़ के पता चल जाएगा। रेट मतलब होता है सेम बात बोला लेकिन नए शब्दों में, जैसे होता है ना कि थोड़े थोड़े बाद इंसान को नया धर्म मांगता है, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि मैंने आप लोगों को एनवायरनमेंट में बताया है इनफैक्ट, कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट जब हो रहा था 2015-16 में, या जो आपकी जितनी भी एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ होती है, सो इसमें क्या होता है ना कि आप सेम बात बोल देते हो, बस जाके नए वर्ड्स में बोल देते हो, ठीक है, दुनिया को गुमराह करने के लिए। सो बात आप वही कर रहे हो लेकिन आपने बस चॉइस ऑफ वर्ड्स अपनी अलग कर दी, जिससे लोगों को लगेगा अरे वाह ये तो कोई नया पैक्ट लेके आ गए वर्ल्ड के लिए जो पॉल्यूशन कम करेगा या कार्बन एमिशन कम करेगा, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं रीट्रेट करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 पे आता है अपन, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन ऊपर वाला कटा हुआ है तो वो इस तरफ है आपका, ठीक है, इस वाले का। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। तो फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड इनकॉन्ट्रोवर्टेबली, ठीक है, कि जो फाइनल आउटकम है वो इस तरीके से आप इनकॉन्ट्रोवर्टेबली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। S2 स्टेटमेंट बोल रहे ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड। अब ये जो है ना इसको रीइंफोर्स कर रही है, मतलब पहले मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, के रीइंफोर्स द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्शियली एक्सप्लेन करे कि जो फाइनल आउटकम है आपका
कि नेवर भी, आप इतना भी पढ़ लो कि भाई जो फाइनल आउटकम है उसको हमेशा आप कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, आपको नहीं पता ना कि द बॉल जो है वो आपके कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। तो S2 में क्या बोल रहे हैं, ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल, सेम बात कि भाई जितने भी आउटकम्स हैं वो वेरिएबल्स मतलब सर्टेनिटीज़ और अनसर्टेनिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो, यहीं पे वो बोल रहे हैं कि फाइनल आउटकम को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कंप्लीटली या इनकन्वर्टेबली, ठीक है, सॉरी इनकॉन्ट्रोवर्टेबली, ठीक है। लेकिन जो ऑल आउटकम्स है वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है आउटकम, नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब जो वो बात है उसको कह रहा है, लेकिन पार्शियली जो है एक सर्टेन लिमिट तक जो है अप्लाइड है, ठीक है। कंप्लीटली फुल्ली रीइंफोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली फॉलो मतलब 100% ट्रू उसने कह दिया, सत्य है कि जो S1 में बोला वही S2 में बोला, तो वो तो नहीं है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो फॉर द फर्स्ट, वो भी नहीं है। आई होप 4 ऑप्शन से समझ में आया होगा, ठीक है। देखो 48 क्वेश्चन पे आओ। द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है, दैट्स इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इंडिया की जो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यू ऑफ द कंट्री सिविलाइजेशनल इथोस, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अपहोल्ड करता है आपकी वैल्यूज़ को, मतलब अगर आप एडजेक्टिव्स हटा दो कलेक्टिव वगैरह, सो वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, एक तरीके से इसकी रीजनिंग दे रहा है। पहली स्टेटमेंट में उसने बोल दिया कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है, अब ये बात बोल तो थी, उसको एक्सप्लेन करना, उसका रीज़न देना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, क्योंकि उसमें हमारे वैल्यूज़ है, सिविलाइजेशनल ईथोस है ना। सो कनेक्ट विद द मेंशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इज इन द फर्स्ट, कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो बेस्ट आंसर है वो टिक करेंगे। प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट, देखो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि ये इसका असर्शन दे रहा है, इस असर्शन का रीजन दे रहा है कि प्रोवाइड द रीजन फॉर द असर्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट मैंने अभी समझाया, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। हैज़ नो कनेक्शन, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मैंने 4 ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, 100% आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन 49, रोजेट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर, आपने पढ़ लिया, ठीक है। द रोज इज अ पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये इसी को ही एक्सपेंड कर रहा है, मतलब इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। अब आप ऑप्शन, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप ऑप्शंस देखना स्टार्ट करो। एक्सप्लिकेट कर रहा है क्या फर्स्ट वाले को, मतलब कुछ अलग बता दिया उसने, ठीक है, कोई कंडीशन लगा दी, कुछ भी ऐसा अलग चीज़ एक्सप्लेन कर दी, नहीं, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। कॉन्ट्रास्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ब्लैक वाइट वाला एग्जाम्पल, तो क्या कॉन्ट्रास्ट में है, नहीं है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक कुछ कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या एक्सपैंड कर रहा है, और एक्सपैंड सच में कर भी रहा है कि उसने बोला रोजेट एक एडजेक्टिव है ना। एक सेकेंड, हाँ देखो रोजेट एक एडजेक्टिव है आपका। सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोल दिया कि जो रोज है एक पावरफुल पोएटिक सिंबल यूज़ किया जाता है मैनी लैंग्वेजेस में, तो उसने पहले की एक्सप्लेनेशन दे दी, पहले ने इतना छोड़ा था, अब उसको उसने आगे जाके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 50, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ये बेसिकली उसने एक ईडियम की तरह कह सकते हो आप, फ्रेज की तरह यूज़ किया गया है। टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडिशियसली इज टू अचीव वंस गोल, अब इसका जो ईडियम है ना, ये इसका मतलब ये होता है। अब देखो ये ईडियम ना पढ़ के जाना, ये वाली पढ़ लो, यहीं पे पढ़ लो, मैं बता देती हूँ, कल को आपको इसको ईडियम एंड फ्रेजेस में भी देखने को ये मिल सकते हैं, तो हैरान मत होना, ठीक है। द अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म मतलब का मतलब होता ही है कि अगर आप मान लो टाइमली उठ रहे हो तो आप टाइमली अपनी सारी चीज़ें करोगे, टाइमली सारा काम करोगे। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही लेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लेट चीज़ें कर पाओगे, है ना, उतना प्रोडक्टिव आपका दिन शायद नहीं रहेगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिन की नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट का मतलब ये है। अब उसने इसी को दोबारा रिफ्रेश कर दिया, मतलब मेटाफर है ना फर्स्ट वाला, उसको रिफ्रेश करके लिख दिया है कि टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडिशियसली टू अचीव वंस गोल, कि अगर आप टाइमली अपने टास्क पे जा रहे हो तो आप अपना गोल भी टाइमली अचीव करोगे। अब देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उस टाइम पे भी इसका आंसर, किसी ने ए दिया था, किसी ने बी दिया था। सो देखते हैं यूपीएससी इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है। तो मैंने अब वो चेक नहीं किया, या अभी आई थिंक आंसर की आई भी नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए मेरे हिसाब से दैट शुड बी बी के अराउंड होना चाहिए, बट ए भी हो सकता है क्योंकि मेक्स असर्शन फॉर द फर्स्ट। अगर असर्शन देखोगे, सॉरी अबाउट द फर्स्ट, तो ये इसका असर्शन भी है सेकंड वाला, कि असर्शन तो है ना, ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का। और बी में बोला है प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल रीअसर्शन फॉर द फर्स्ट, बेसिकली क्योंकि एक मेटाफर को रीअश्योर कर रहा है ये, है ना, ये मेटाफर है उसका, इसको रीअश्योर कर रहा है, तो दैट इज़ वाई मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था। री-इन्फोर्स कर नहीं रहा है, कोई अजम्पशन तो है नहीं, कॉन्ट्रास्ट ये कर नहीं रहा है, ठीक है, ओके। अगर पेपर में इस तरीके की आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको जो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन लगे उस पर टिक कर देना, ठीक है, वो किस्मत है, वहाँ पे यूपीएससी किस आंसर को मानेगी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44,
अवेयरनेस अबाउट द वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, या मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं हर वीडियो में देती हूँ। तो 44 आपका होमवर्क रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 44 वैसे मैंने आंसर मार्क कर दिया, बट ये आंसर क्यों है, कन्फर्म्स द फर्स्ट आंसर क्यों रहेगा। ठीक है, 45 पे आते हैं। लिबरलाइजेशन ने चेंज द कॉन्टोर्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, मतलब हम आपको पता है हमने एलपीजी किया था 1990-91 के अराउंड में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसने इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी वो जाके देखे, उसमें मैंने पढ़ाया है। सेकंड बोलता है स्टेटमेंट, इंडिया इज टुडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज। देखो वन ऑफ द, यहाँ मैं आपको इंग्लिश का रूल भी रिवाइज करा रही हूँ। वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है ना, एस में से एस आता है। इसका रीजन क्या है, मैंने बोला वन ऑफ द फ्लावर्स फॉर एग्जाम्पल। सो इन सारे फ्लावर्स में से 1 2 3 4 जितने भी है, मोर देन वन, इन सब में से कोई एक फ्लावर, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, रिवाइज करा दिया मैंने। ठीक है, सो इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो ये देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, नहीं, ये तो उसी बात को दोबारा बता रहा है, रिलेटेबल है कि लिबरलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को चेंज किया, जिसकी वजह से इंडिया टॉप इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बन गया है। सीधा सीधा मतलब है। कॉन्ट्रास्ट होता है, नहीं, कॉन्ट्रास्ट मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया, अरे आज सुबह बारिश होने वाली थी लेकिन एकदम धूप निकल गई, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। को रिलेट कर रहा है ना कि भाई इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया जिसकी वजह से वो सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी है, तो रिलेट हो गया ना आपका। कोइंसाइड ये कर नहीं रहा है तो कोइंसाइड भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, आज का लास्ट क्वेश्चन। मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड परसिवरेंस या परसिस्टेंस, कुछ भी, कि आपको किसी भी आर्ट फॉर्म के ऊपर मास्टरी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को अपने सीडीएस पे मास्टरी चाहिए, तो आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंटली, है ना। स्टेटमेंट 2 बोलते हैं इट टेक्स 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। यस, उसी के बारे में फुल्ली बता रहा है। सो इज नॉट कंसिस्टेंट तो होगा नहीं, वो बता रहा है कि आपको किसी भी चीज़ पे मास्टरी करनी है तो आपको इतने डेडिकेशन चाहिए, और उसके लिए इतने घंटे, आपको 10,000 घंटे काम करना पड़ेगा। सो फुल्ली कंसिस्टेंट है विद द फर्स्ट। मार्जिनली कंसिस्टेंट नहीं है, इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, तो क्यों ही होगा, है ना। हमेशा सेफ ऑप्शन को चूज़ क्या करो, तो ये ओनली वगैरह वाले मैंने आपको बताया भी है, इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स को तो कभी चूज़ ही मत करना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आंसर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सो ये फुल्ली कंसिस्टेंट है ना, ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। तो हमने ये आपके ऑलमोस्ट सारे 10 के अराउंड आपके PYQ भी डिस्कस कर लिए फटाफट छोटी सी वीडियो में। आपके मैंने जितने भी थे आपके जो मेन वर्ड्स थे ये मैंने बता भी दिए। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आएगा, अगर आएगा भी तो मैंने ऑप्शंस के थ्रू इतना समझा दिया है कि आप एलिमिनेट करके आंसर्स तक पहुंच जाओगे। देखो, मैं आपकी बड़ी वीडियो बनाऊँ 2 घंटे की, 1.5 घंटे, 3 घंटे की, मेरा मोटिव वो नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं अगर 10 मिनट की वीडियो भी बताऊँ तो उसमें आपके 10 नंबर का आपका कवर करके चली जाऊँ। यही डॉक्टर सीडीएस हमारे चैनल का मोटिव है कि शॉर्ट वीडियो में आपको मैक्सिमम कंटेंट देके चली जाओ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, जैसे इसका भी मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बच्चे की रिक्वेस्ट पे वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है, बना के। सो किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या मुझे टेलीग्राम कर देना @Shruti399। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी, चाहे आप कोर्स में एनरोल्ड हो चाहे आप नहीं हो। और किसी को 1-to-1 मेरे साथ मोटिवेशनल टॉक चाहिए, मोटिवेशनल सेशन चाहिए है, या अभी हम लास्ट के 10 डेज में कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए बात करनी है, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट वो सेशन पेड रहता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, 399 रुपीज़ में, ठीक है। उसके लिए आपकी हमारी टीम आपको मैसेज कर देगी। बट ये है, उससे आपको पता चल जाएगा लास्ट के 10 डेज में कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, और वो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल सेशन रहेगा। चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।